स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो आईएफएम सब्जेक्ट है उसका जो कोड 405 है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो क्लास 10 आईएफएम है इसका जो थर्ड चैप्टर है, ठीक है, प्राइमरी मार्केट, इसका एक फाइनल डिवीजन वाला वीडियो है ये। ठीक है, कि इसमें हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को अच्छे से, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको जानेंगे, क्योंकि एग्जाम्स जो है आपके बहुत पास आ चुके हैं। अभी अगर हम डिटेल में बताएंगे तो वो जो है आपको ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा, इसलिए हम जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अच्छे से रिवाइज करवा देंगे और उस चीज़ को आप जो है वो फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पे बने रहिएगा ताकि और भी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग अब नेक्स्ट जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू प्राइमरी मार्केट्स। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट जो है इसके बारे में जान लेते हैं। तो प्राइमरी मार्केट होता क्या है? तो ये मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइमरी मार्केट्स क्या होता है। एक ऐसा मार्केट जहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज है, शेयर, बॉन्ड, कुछ भी हो, उसको सबसे फर्स्ट टाइम सेल किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। इसको हम लोग न्यू इश्यू मार्केट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इट प्रोवाइड अ चैनल फॉर द सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़। ठीक है, मतलब जो प्राइमरी मार्केट है वो हमें एक चैनल प्रोवाइड करता है नए सिक्योरिटीज़ को सेल करने के लिए। तो प्राइमरी मार्केट का जो रोल है वो क्या होता है? तो प्राइमरी मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर इशूअर्स टू रेज रिसोर्सेज टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। तो जो भी इशूअर है, मतलब कि जो भी कंपनी है या फिर जो भी गवर्नमेंट जो भी सिक्योरिटीज़ को इशू कर रहा है, उनको क्या करता है? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि वो लोग क्या कर सकते हैं? रिसोर्सेज को रेज कर सकते हैं, मतलब पैसा रेज कर सकते हैं, ताकि उनका जो भी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को लोग फुलफिल कर सके, कंपनी को एक्सपेंड कर सके या फिर सर्विसेज को एक्सपेंड कर सके। उसके लिए उन लोग को पैसा चाहिए, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं? प्राइमरी मार्केट में इशू करते हैं। ठीक है, तो इशूअर्स कौन हो सकते हैं? इशूअर्स आपके गवर्नमेंट हो सकते हैं या फिर कॉर्पोरेशंस, माने कंपनीज जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो दे अलाउज फॉर द सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। मतलब ये लोग क्या करते हैं? जो अपना सिक्योरिटीज होता है उसको पब्लिक के लिए अलाउ, मतलब सेल करने के लिए अलाउ करते हैं, पब्लिक के लिए ये लोग लेके आते हैं। प्राइमरी मार्केट में यही होता है। सबसे पहले क्या करते हैं? जो भी इशूअर है वो क्या करेगा? अपने सिक्योरिटीज़ को मार्केट में लेके आएगा, सो दैट दे कैन रेज फंड या फिर वो लोग रिसोर्सेज को जो है कलेक्ट कर सके, ताकि वो लोग फर्दर एक्सपेंड कर सके। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको अपने बुक्स के बारे में बता देता हूँ कि जो आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और जो नोट्स का ई बुक है, दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, और सैम्पल पेपर तो अभी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई एक बुक चाहिए तो आपको 29 में मिल जाएगा, बट सबसे बेस्ट यही होगा कि आप जो है दोनों को खरीद सकते हैं बस 49 रुपीज़ में। आपको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा और ये जो ई बुक है हम आपको दे देंगे। ठीक है, और ये एक ई बुक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि मतलब कोई भी इसका हार्ड कॉपी खोज के हमें मैसेज ना करे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिलीवर कब होगा, तो 29 रुपीज़ में डिलीवर करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस चीज़ का बेसिक सेंस जो है वो लोगों को रहना चाहिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है उसको देखते हैं। तो कुछ की टर्म्स है जो कि आपका प्राइस के लेके रिलेटेड है, कि मतलब आपका जो प्राइमरी मार्केट में इशू होता है उसका प्राइस वगैरह कैसे डिसाइड होता है, तो उसमें कुछ की टर्म्स है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो वो है आपका सबसे पहला है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो है वो क्या है? द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द स्टॉक या फिर शेयर जो भी है, जो कि उसके सर्टिफिकेट पे शो किया जाता है। तो ये एक ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, इसको सर्टिफिकेट पे शो किया जाता है। सो जो बॉन्ड्स होता है उसमें क्या होता है? ये द अमाउंट पेड टू द होल्डर एट मैच्योरिटी। मतलब कि जो भी बॉन्ड का होल्डर है, मतलब आप बॉन्ड को होल्ड कर रहे हैं और आपको मैच्योरिटी पे जो अमाउंट पे किया जाएगा वो क्या होगा? उसका फेस वैल्यू होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, फेस वैल्यूज क्या होता है। और फेस वैल्यू को अगर आपको समझ में आया है तभी आपको प्रीमियम और डिस्काउंट समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रीमियम क्या होता है? व्हेन ए सिक्योरिटी सोल्ड अबव इट्स फेस वैल्यू। ठीक है, मतलब कि कोई भी सिक्योरिटी को आप जब फेस वैल्यू से ऊपर सेल करते हैं तो वो क्या होता है? प्रीमियम पे सेल होता है। ठीक है, जैसे कि आपका अगर आप फेस वैल्यू 5 है और अगर आपने उसको 10 पे सोल्ड किया है तो वो क्या हो जाएगा? 5 का जो प्रीमियम है उसमें आपका ऐड हो चुका है। डिस्काउंट क्या होता है? जब जो है फेस वैल्यू के नीचे सेल होता है। लाइक 5 का फेस वैल्यू है, अगर आप उसको 4 पे सेल करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 का आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आपका जो है फेस वैल्यू और प्रीमियम और डिस्काउंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात किया जाए आपका टाइप्स ऑफ इशू के बारे में। ठीक है, कि किस किस टाइप के इशूज़ होते हैं। तो इशू जो है आपका अलग अलग टाइप का होता है। तो सबसे पहला है आपका आईपीओ। आईपीओ जो है इसमें क्या होता है? व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी मेक्स अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, मतलब कि कोई भी जो कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी, जो सबसे पहले फ्रेश इशू करता है अपना शेयर्स को पब्लिक को फर्स्ट टाइम, तो आपका आईपीओ होता है। सो आफ्टर एन आईपीओ द कंपनी बिकम है लिस्टेड कंपनी। जब आईपीओ आता है उसके बाद कंपनी क्या हो जाता है? एक लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है और उसका शेयर्स जो है वो अवेलेबल हो जाता है पब्लिकली ट्रेड करने के लिए।
उसके बाद आपका FPO होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये क्या होता है? जब व्हेन एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी मेक्स अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी टू द पब्लिक। तो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी क्या है? जिसने पहले ही IPO ले आया है, वो लिस्टेड है मार्केट में, और वो फिर से नया फ्रेश इशू करता है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका FPO हो जाएगा, और इसको हम लोग फर्दर इशू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ अदर टाइप ऑफ इशू भी होते हैं, जैसे कि राइट इशू हो गए, ठीक है। तो सिक्योरिटीज ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फर्स्ट, मतलब कि राइट इशूज में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मतलब मैंने मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर्स पहले से खरीद के रखा है, तो जो ऑफरिंग किया जाएगा वो सबसे पहले मुझे किया जाएगा, उसके बाद दूसरों को किया जाएगा जिसने होल्डिंग नहीं लेके रखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग राइट इशू कहेंगे। सो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैव द राइट टू बाय न्यू शेयर्स बिफोर दे आर ऑफर टू द पब्लिक, मतलब कि जो जनरल पब्लिक है उनको इशू करने से पहले जो शेयर होल्डर है, जो एग्जिस्टिंग है, उनके पास राइट रहता है इसको बाय करने का, वो लोग पहले बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंशियल शेयर्स होता है, जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? इशुएंस ऑफ शेयर्स टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब कोई भी सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन है उनको ये शेयर्स जो है इशू किया जाता है, ठीक है। ये मतलब जनरल पब्लिक को इशू नहीं किया जाएगा। डिफरेंस का बात किया जाए तो पब्लिक इशू इज फॉर 50 लेस देन 50%, मोर देन 50%, प्राइवेट प्लेसमेंट इज ऑफन फॉर ए स्मॉलर सेलेक्ट ग्रुप, ठीक है। पब्लिक इश्यूज क्या होता है आपका? जनरली जहाँ पे 50 से ज़्यादा लोग रहता है, बट आपका प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि उससे कम लोग ही रहेंगे, आपका कुछ सेलेक्टेड ग्रुप रहेगा 2-4 लोगों का, उन्हीं में ये जो सिक्योरिटी से वो इशू किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है? तो मार्केट कैप इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस पर शेयर बाय डिवाइडेड बाय, और डिवाइडेड नहीं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मतलब किसी भी शेयर का करंट मार्केट प्राइस क्या है, उसको जब आप आउटस्टैंडिंग मतलब कि जितने भी अवेलेबल शेयर्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मार्केट कैप जो है वो निकल जाता है, ठीक है। मतलब आप एग्जांपल देख लीजिए कि अगर कोई कंपनी है जिसका 10 शेयर्स है 5 रुपये ईच पे, तो उसका जो है मार्केट कैप कितना हो जाएगा? 50 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इशू प्राइस है कौन डिसाइड करता है कि मतलब कि आपका जो IPO है या फिर कोई भी वे में आप इशू कर रहे हैं तो उसमें आपका प्राइस क्या रहेगा, तो वो डिसाइड सेबी नहीं करता है, ठीक है। सेबी जो है रेगुलेटर है, बट वो प्राइस को डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। जो इशूअर होता है मतलब कंपनी होता है, वो खुद डिसाइड करता है कि जो प्राइस है वो मतलब कैसा रहेगा, और किसके हेल्प से करता है? मर्चेंट बैंकर के हेल्प से वो करता है, ठीक है। तो प्राइस जो है सेबी डिसाइड नहीं करता है, वो जो है कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसका जो हमारा बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, तो ये क्या होता है? ए मैकेनिज्म वेयर द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द इशू पीरियड, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है, वहाँ पे किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस को डिस्कवर किया जाता है, ठीक है। कि मतलब कि जब वो इशू किया जाएगा तो कितने प्राइस पर रहेगा, उन सब चीज़ों को जाना जाता है, ठीक है। और ये एक बहुत ही एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी मेथड है, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या होता है कि कंपनी जो है प्रोवाइड करता है एक प्राइस बैंड, ठीक है। मतलब प्राइस बैंड प्रोवाइड करेगा, मान लीजिए 100 to 120, ये एक प्राइस बैंड हो गया। तो इस तरह से कंपनी जो है एक प्राइस बैंड जो है वो प्रोवाइड करेगा, उसी के अंदर आपका जो है वो बिड रहेगा, ठीक है। इन्वेस्टर बिड फॉर द शेयर एट वेरियस प्राइजेस विद इन द बैंड। तो उसी प्राइस बैंड के अंदर जो है इन्वेस्टर क्या करता है, उसको बिड करता है, जो भी प्राइस है उसको बिड करेगा, ठीक है। और डिमांड इज जनरेटेड डेली एंड फाइनल प्राइस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन बिड्स। तो जिस हिसाब से बिड लग रहा है कि अगर ज़्यादा लोग जो है वो 100 से 120 में आपका बिड जो है ज़्यादातर लोग 110 का कर रहे हैं, तो उसके आसपास आपका डिमांड सप्लाई मिला के क्या होता है, प्राइस जो है वो सेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो है वो होता है। और उसके बाद बुक बिल्डिंग में कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, टर्म्स होते हैं, उसको देख लीजिए। तो सबसे पहला क्या है आपका प्राइस बैंड। प्राइस बैंड क्या होता है कि द रेंज विद इन विच इन्वेस्टर कैन बिड, लाइक आपका 200 से 250 ये एक रेंज है, इसके अंदर जो है वो प्राइस के अंदर ही इन्वेस्टर जो है वो बिड कर सकता है, तो इसको हम लोग प्राइस बैंड कहेंगे। उसका फ्लोर प्राइस क्या होता है, जो मिनिमम प्राइस है, लाइक आपका ये जो होगा फ्लोर प्राइस हो जाएगा। कैप प्राइस जो होता है मैक्सिमम प्राइस, ये जो आपका कैप प्राइस हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ प्राइस क्या होता है, द फाइनल प्राइस डिटरमाइन आफ्टर द बिड क्लोजिंग डेट। तो जो है बिड क्लोज हो जाता है, उसके बाद जो आपका फाइनल प्राइस डिसाइड होता है उसको हम लोग कट ऑफ प्राइस कहते हैं। और बिड पीरियड का बात किया जाए तो बिड यूजली रिमेन्स ओपन फॉर ए मिनिमम ऑफ 3 वर्किंग डेज। तो बिड जो है आपका मिनिमम 3 वर्किंग डेज पर रहेगा, किसी भी 3 दिन नहीं रह सकता है, ठीक है। सैटरडे संडे जो क्लोजर डेज होता है उसमें आपका नहीं रहेगा। जो वर्किंग डेज है जहाँ पे मतलब मार्केट ओपन रहता है उसमें आपको 3 वर्किंग डेज बिड जो है वो जनरली ओपन रहता है, ठीक है। अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग का बात किया जाए तो लिस्टिंग जो है आपका एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज टू डील ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। मतलब लिस्टिंग होता क्या है, तो लिस्टिंग का मतलब क्या है कि कोई भी सिक्योरिटी जो है वो क्या होता है, किसी भी एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे एडमिशन हो जाता है, उसका मतलब कि वो आ जाता है, ठीक है। और लिस्टिंग शुड हैपन विद इन 6 वर्किंग डेज ऑफ इशू क्लोजर। मतलब कि कोई भी इशू है, ठीक है, उसमें बिडिंग वगैरह जो भी होना था हो गया, अब वो इशू जो है वो क्लोज हो चुका है, तो अब उसका 6 वर्किंग डेज के अंदर ही उसको लिस्ट हो जाना ये मैंडेटरी है, ठीक है, वो लिस्ट होना चाहिए।
उसके बाद रोल ऑफ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार का क्या रोल होता है, तो आपका प्रोसेस एप्लीकेशन एंड प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ वैलिड एलओटीज, इंश्योर वैलिड एप्लीकेशन आर credited to demit account and processes refund for those who did not get shares। तो जो रजिस्ट्रार होता है उनका क्या काम होता है कि एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे कि किन किन को जो है वो शेयर्स अलॉट किया जाएगा, किन किन को अलॉटमेंट दिया जाएगा, और जो एप्लीकेशंस है जिनको मतलब कि शेयर्स दिया जाएगा उनके अकाउंट में जो डीमेट्स अकाउंट है वहाँ पे क्रेडिट करना है, और उसके बाद जो रिफंड है ठीक है उनको क्या कर देना है, प्रोसेस कर देना है कि मतलब जिन लोगों ने अप्लाई किया था बट उनको शेयर्स वगैरह अलॉट नहीं हुए उनको जो है रिफंड जो है प्रोसेस करने का काम भी इनका ही होता है। ठीक है, उसके बाद आपका नीट आईपीओ, नीट आईपीओ क्या है, एनएसएस फुल ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड बिडिंग सिस्टम फॉर आईपीओ। ठीक है, तो ये आपका जो है एकदम ऑटोमेटेड बिडिंग सिस्टम है जो कि एनएससी का है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर आपका रेगुलेटरी कंसेप्ट है कुछ, इस चीज़ को देख लीजिए। ठीक है, तो आपका लॉक इन पीरियड क्या होता है, लॉक इन पीरियड मतलब कि ए फ्रीज ऑन द सेल ऑफ शेयर्स फॉर ए सर्टेन पीरियड, मतलब कि कोई भी शेयर है तो उसको क्या कर सकता है, फ्रीज किया जा सकता है कि इतने टाइम तक उसको सेल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जनरली प्रोमोटर्स के लिए होता है, मतलब कि जो लोग पहले से होल्ड कर रहे हैं शेयर को बिफोर लिस्टिंग उनके लिए होता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि शेयर जो है बहुत ही हाई प्राइस पे लिस्ट हो, तो उसमें क्या कर सकते हैं लोग, प्रोमोटर्स वगैरह जो है जो पहले से होल्ड कर रहे हैं वो लोग बेच के जो है बाहर निकल सकते हैं, तो इसके लिए क्या करता है, फ्रीज जो है वो कर दिया जाता है, लॉक इन पीरियड दे दिया जाता है कि इतने टाइम तक प्रोमोटर्स जो है वो सेल नहीं कर सकते हैं। तो इंश्योर्स प्रमोटर मेन पर्सन्स टू कंटिन्यू टू होल्ड ए मिनिमम परसेंटेज आफ्टर द पब्लिक इशू, मतलब कि पब्लिक इशू हुआ है उसके बाद डायरेक्टली वो लोग सेल नहीं कर सकते। इस चीज़ों को देखने के लिए, इस चीज़ों को करने के लिए क्या किया जाता है, लॉक इन पीरियड जो है उसको लगाया जाता है। ठीक है, डी लिस्टिंग क्या होता है कि परमानेंटली रिमूवल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ए लिस्टेड कंपनी फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब कोई भी स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी कंपनी लिस्टेड है उसको जब हम लोग परमानेंटली रिमूव कर देते हैं वहाँ से, किसी भी रीज़न हो सकता है, कोई फ्रॉड हो या फिर कुछ भी हो, उसकी वजह से अगर हम लोग उसको डिलिस्ट कर दें तो उसको हम लोग डी लिस्टिंग कहते हैं। ठीक है, उसको हटा देना। और सेबी का क्या रोल होता है, तो सेबी क्या करता है, रिव्यू द ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो भी मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट है उसको क्या करता है, रिव्यू करता है। ठीक है, जिसका साइज जो है आपका 50 लाख से ज़्यादा हो। उसके बाद डज नॉट रिकमेंड एनी शेयर्स और गारंटी एक्यूरेसी फाइनेंशियल साउंडनेस, और सेबी कभी किसी भी शेयर को गारंटी नहीं करता है कि इस शेयर को खरीद लीजिए आपके पैसे बन जाएंगे। ठीक है, सेबी का काम वो नहीं है, सेबी इस चीज़ को कभी नहीं करता है। ठीक है, और इंश्योर्ड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड मार्केट ट्रांसपेरेंसी, सेबी का मेन काम क्या है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करके रखना और मार्केट में ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखना, तो ये जो है सेबी का मेन काम है, यही काम जो है वो सेबी करता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, फॉरेन कैपिटल इशुएंस। ठीक है, फॉरेन कैपिटल इशुएंस क्या है, इसमें आपका इंडियन कंपनीज कैन रेज फंड फ्रॉम फॉरेन मार्केट इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, जो भी इंडियन कंपनी हो लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेन फंड्स जो है वो रेस कर सकते हैं फॉरेन मार्केट से। ठीक है, फॉरेन करेंसी में वो लोग रेस कर सकते हैं। तो इसमें आपका अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक एफसीसीबी क्या है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, तो ये बॉन्ड्स जो है वो फॉरेन करेंसी में इशू होता है, ये एक हो गया। उसके बाद आपका एडीआर होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो अगर आपको यूएस मार्केट से फंड इशू करना है, फंड रेस करना है, तो उसके लिए आपको एडीआर का यूज़ करना पड़ेगा। और जीडीआर क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो ग्लोबली मतलब आउटसाइड यूएस से फंड रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका फॉरेन कैपिटल इशुएंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि आपको पूछा जाता है। और फिर से मैं वही कहूँगा कि आपको अगर सिंपल पेपर चाहिए तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल पेपर्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम में आपका 29 रुपीज़ जाएगा, बट इससे आपका एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।